की वीरभूम के तारापीठ में जेपी नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। बीजेपी अध्यक्ष का बीते 3 दिन में ये दूसरा बंगाल दौरा है। इससे पहले उन्होंने नदिया के नवद्वीप में परिवर्तन यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो वीरभूम के तारापीठ पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तारापीठ मंदिर में पूजा की और फिर परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ के बीच जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे एक गाड़ी पर सवार होकर निकले। इन नेताओं ने लोगों में जोश भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बीजेपी अध्यक्ष ने तो एक हाथ में पार्टी का झंडा पकड़ा और दूसरे हाथ से कभी विक्ट्री साइन दिखाकर तो कभी मुट्ठी बांधकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने अपने भाव भंगिमा से ये संदेश दिया कि इस बार बंगाल में परिवर्तन के लिए आर पार की लड़ाई होगी। ये जो रथ यात्रा है ये वीरभूम के हर घर तक पहुंचेगी और यहीं से परिवर्तन की लहर आएगी। नड्डा की यही तेवर तब भी दिखे जब वो लोगों को संबोधित करने मंच पर गए। यही नहीं, वहां मौजूद लोगों का जोश भी हाई दिखा और जैसे ही बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें नमस्कार किया, वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। सबाई के नमस्कार। इस बीच एक बार उनका माइक खराब हो गया और उन्हें उनकी जगह बदलनी पड़ी, लेकिन इससे उनका अंदाज नहीं बदला। उन्होंने केवल विकास ही नहीं बल्कि परिवारवाद के मुद्दे पर भी ममता को घेरा और टीएमसी में टूट का मामला उठा दिया। ये बिगड़ेल बेटे हैं, सत्ता इनको बस्ती में मिल गई है और इसीलिए इतने साल काम करने के बावजूद भी मुकुल जी और राजीव जी, मंडल जी उनको छोड़कर कमल खिलाने निकल पड़े हैं। चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। इससे पहले टीएमसी में भागम भाग मची हुई है और शुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो ये दिखाएं कि उन्हें इन नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह रही कि वर्धमान में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधा। একটা দুটো দুষ্টু গরু কোথায় চলে গেল আর হাম্বা রাম্বা করে ডাক দিয়ে নিজের দুর্নীতি ঢাকতে চলে গেল। जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें करारा जवाब दिया। अंगूर खट्टे हैं, अच्छे लोग निकल गए। ये क्यों छोड़ा? क्योंकि ना आपने माँ की रक्षा की, ना माँ को इज्जत दिया, ना मानुष को सुरक्षा दी, नहीं आपने माटी की चिंता की और इस कारण से लोग छोड़ करके चले गए। यही नहीं, जेपी नड्डा ने वो सारे घोटाले भी गिनवा दिए जिनके आरोप ममता सरकार पर लगे। ये 5 स्टार कल्चर उनका कल्चर है जिन्होंने कटमनी कल्चर को प्रोपोगेट किया है, जिन्होंने सिंडिकेट खड़ी की है, जिन्होंने चावल चोर में भी कमीशन खाया है, जिन्होंने अम्फान के पैसे को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सीएजी की रिपोर्ट से बचने की कोशिश की है। परिवर्तन यात्रा को अनुमति देने के मुद्दे पर ममता सरकार और बीजेपी के बीच पहले ही जंग छिड़ चुकी है, जो यात्रा के शुरू होने के बाद और तेज हो गई। उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस बीच जल प्रलय का दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक पानी का तेज बहाव आया और बांध की एक छत पर खड़े कुछ लोगों को बहा कर ले गया। तेजी से आ रहे पानी को देख छत पर खड़े लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन सैलाब इतना तेज से आया कि किसी को कुछ करने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते सारे लोग पानी की धार में ही बह गए। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये खौफनाक मंजर है रविवार के दिन का, जब ग्लेशियर टूटा जोशीमठ में। और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों को अपने साथ ले गया। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, लोगों को सोचने का मौका नहीं मिला। ये तस्वीरें विचलित भी कर सकती हैं। और पानी के बहाव के आगे जो आया लोग और फिर पुल भी वहां पर टूट गया। ये रविवार की तस्वीरें हैं। ये नया वीडियो सामने आया है और आप देख सकते हैं कि तेजी से आ रहे पानी को देखकर जो लोग छत पर खड़े थे उन्होंने संभलने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो लोगों को अपने साथ ले गया। तो रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक पानी का तेज बहाव आया और बांध की एक छत पर खड़े कुछ लोगों को बहाकर ले गया। ये सभी लोग बांध की छत पर खड़े थे, उन्होंने कुछ संभलने की कोशिश की, लेकिन वो संभल नहीं पाए। तो ये है तबाही का खौफनाक मंजर। सैलाब में किस तरीके से लोग बह गए, आप देख सकते हैं जोशीमठ की रविवार की तस्वीरें। और ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, ये तस्वीरें चौंकाने वाली है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दीपक, ये तस्वीरें रविवार की हैं और तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। लोगों को कुछ समझने का, संभलने का मौका तक नहीं मिला।
बिल्कुल निश्चित तौर पर जसप्रीत, देखिए बहुत भयानक वीडियो है, एक दर्दनाक वीडियो भी है, क्योंकि जिस वक्त इस वीडियो की जो तस्वीरें जब सामने आई हैं तो ये अब सामने आया है, क्योंकि इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा बैराज का वो हिस्सा जहाँ पर सबसे दाहिने में आपको जगह दिख रही है, उस जगह पर लोग खड़े थे। लगभग 20 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे जो इधर उधर झुंड में खड़े थे, क्योंकि जैसे ही सैलाब आया है तो उसके बाद वो बचने के लिए कोशिश कर रहे थे। उन्हें ये अनुमान नहीं था कि पानी जो है ऊपर आ जाएगा, वो इसलिए बचने के लिए ऊपर हाइट में पहुँचे थे, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि वो कई मीटर तक ऊपर आया और उसके बाद उन्होंने जो बैराज के ऊपर लोग खड़े थे उनको भी बहाकर वो ले गया और लोग बचने की कोशिश करते करते उस पानी और उस सैलाब में समा गए। लेकिन अभी भी यहाँ पर कई लोग उस सैलाब में डूबे हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे थे। और ये जो आपको पूरा जगह दिख रही है ये बैराज का वो हिस्सा है जहाँ पर अंदर ही अंदर टनल्स हैं। ये टनल्स हमने दिखाई थी और इस टनल के पास अभी भी मलबा इतना है कि यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि कई लोग अभी भी यहाँ पर दबे हो सकते हैं। उनको निकालने का अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ पर जाकर कैसे उस मलबे को हटाया जाए। तो काफ़ी बड़ा टास्क होगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। और यहाँ पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद ये साफ़ हो चुका है कि यहाँ जिस तरह से हालात बने थे वो काफ़ी ख़तरनाक थे। बिल्कुल दीपक, हम दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ तबाही के निशान है आज की तस्वीर, और 2 दिन पहले की तस्वीर जब तबाही मची थी, तबाही का मंजर। जो लोग बहे, क्या उनकी पहचान हो पाई है दीपक, जो ये वीडियो अब सामने आया है? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दीपक से हम फिर से संपर्क साधेंगे। ये 2 तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर जो कि 7 फरवरी की है, यानी कि रविवार की, जब जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा। आप समझिए कि पानी का बहाव कितना ज्यादा था और बैराज के ऊपर कुछ लोग थे, कुछ समझने का, संभलने का, सोचने का मौका तक नहीं मिला और पानी अपने साथ उनको ले गया। ये सभी लोग पानी के बहाव में बहते चले गए। ये तस्वीरें अब सामने आई है, तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, परेशान करने वाली हैं कि किस तरीके से जब कुदरत की चलती है तो फिर किसी की नहीं चलती है। और आप देखिए कि ग्लेशियर टूटा, अचानक से पानी का बहाव काफी ज्यादा था और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तबाही का मंजर है, तबाही के निशान आज भी वहां पर हैं, क्योंकि लगातार तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 30 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं और अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। जो लोग इस पानी में बहे, ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं, उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लहरें काफी खतरनाक थी और जिसने भी इस मंजर को देखा, हर कोई हैरान परेशान था। आप देखिए कि पानी का बहाव काफी ज्यादा था और यहाँ पर जो ये बैराज था, इसके ऊपर कुछ लोग थे। वो कौन लोग थे, उनकी पहचान करना, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढना इस वक्त प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। प्रशासनिक अमला मौजूद है। पानी का प्रवाह तो कम हो चुका है और ग्लेशियर जो टूटा उसके बाद जो बैराज के ऊपर से पानी गुजरा, पानी तो वहां पर नहीं है लेकिन मलबा काफी ज्यादा है। उस मलबे को हटाना और उसके अंदर से जिंदगियों को ढूंढना, ये इस वक्त प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ये है तबाही का खौफनाक वीडियो। ये 7 फरवरी यानी कि रविवार के दिन का है, जब सुबह लगभग 10 बजे का समय था और लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और जो ये बैराज है उसके ऊपर कुछ लोग भी थे और जो कर्मचारी थे वहां पर वो काम में जुटे हुए थे। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर दौरा भी कर रहे थे और अचानक से ये सैलाब आता है, ये तबाही मचाकर चला जाता है, लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिलता है। और ये है सबसे खौफनाक वीडियो। जो लोग बहे, जो कि बैराज के ऊपर कुछ लोग नजर तो आ रहे हैं, कितने वो लोग थे और कहाँ के वो रहने वाले थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ये 2 दिन पहले का है, आज तीसरा दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 30 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं और इस बैराज के आसपास, क्योंकि अब वहां पर पानी नहीं है लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है, मलबे को हटाने में काफी वक्त लगेगा। एक तो वहां पर पानी का प्रभाव काफी ज्यादा था, ऐसे में लोग अपनों की तस्वीर लिए, अपनों को ढूंढने के लिए बैराज के पास मौजूद हैं और इससे पहले वहां पर मुख्यमंत्री भी गए थे। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं 7 फरवरी की, रविवार का दिन, सुबह 10 बजे का समय था और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। हमेशा की तरह रोज का रूटीन था, लेकिन अचानक से ग्लेशियर टूटता है और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और ये जो तस्वीरों में आप देखते हैं, काफी दूर से ये तस्वीरें ली गई हैं, क्योंकि जब ये सैलाब आया तो किसी की नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हो पाई और लगभग 7 से 8 लोग इस छत के ऊपर थे, जो कि नजर आ रहा है, लेकिन तिनके की तरह ये लोग नजर आ रहे हैं। दीपक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लगभग 7 से 8 लोग इसमें थे जो बैराज के ऊपर थे, जो पानी में बह गए। क्या इन लोगों की पहचान हो पाई है?
दीपक बिष्ट, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जसप्रीत बताइए। दीपक, जो ये 7 से 8 लोग नजर आ रहे हैं जो पानी में बह गए, क्या इन लोगों की पहचान हो पाई है? देखिए जसप्रीत, अभी पहचान तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इनको ढूंढना तलाशना भी अभी मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि आपको जो सामने बैराज दिखाई दे रहा है और जिस तरह का वीडियो आया है, रविवार को जिस वक्त ये सैलाब आया था उस वक्त इस बैराज के ऊपर कई लोग चले आए थे, क्योंकि नीचे इसके ठीक टनल है और टनल जो है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। ये शुरुआती टनल का हिस्सा है। बैराज से जो टनल है, यहाँ पर जो नीचे लोग थे, कमरे बने हुए थे, वो ऊपर आ गए थे। और ऊपर जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ 6-7 लोग एक जगह पर खड़े हैं और बाकी दूसरी जगह पर खड़े हैं। लगभग यहाँ पर कई सारे लोग थे, दर्जनों लोग थे, ये यहाँ पर के लोग बता रहे हैं। और उसी दौरान वो सैलाब जब आया वो ऊपर तक आ गया। उसकी हाइट कम से कम ये बताया जा रहा है कि 40 से 50 मीटर हाइट पर था और उस सैलाब की वजह से लोग बच नहीं पाए। कोशिश उन्होंने की थी कि शायद ऊपर हाइट में जाकर, वो छत में जाकर बैराज की जो है बच जाएंगे, लेकिन बैराज को भी पार करके वो सैलाब आया और उन लोगों की यहाँ पर दर्दनाक कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो लोग मिल नहीं पाए हैं, तो बहुत मुश्किल है उसको उन लोगों को तलाशना। और जो मैं यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ये व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बैराज का हिस्सा है। और यहाँ पर नीचे जो है 4 जो आपको लेयर दिख रही है, लाइन दिख रही है, ये टनल का ऊपरी हिस्सा है। टनल यहाँ 4 प्रकार की टनल हैं जो अलग अलग चलती हैं। इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि कई लोग फंसे थे और उन लोगों की भी अभी तक पहचान तो छोड़िए, तलाश भी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी मलबा है और कई फीट तक ये मलबा भरा हुआ है, जिसको निकालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन कब तक ये निकलेगा ये देखना होगा किस तरह से, क्योंकि जब तक अभी भी जो टनल जिसमें इस वक्त काम चल रहा है, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ की टनल भी अभी लगभग 80 से 100 मीटर तक पहुँच पाई है मलबा निकालने में। लेकिन विजिबिलिटी वहाँ पर उन्होंने लगभग 180 मीटर एक दिन पहले कहा था अधिकारियों के द्वारा। तो अभी जो है मलबा निकालना सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन जो वीडियो ये आया है, ये काफ़ी दर्दनाक वीडियो अब सामने आया है। रविवार का जिसने ये बनाया, वो लोग भी यहाँ पर काफ़ी सिहर गए थे, सहम गए थे, क्योंकि ना बचा सकते थे, सिर्फ देख ही सकते थे। और यही वजह थी कि यहाँ पर लोगों ने, कई लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दीपक, 2 तस्वीरें, आज की तस्वीर आप देखिए, एक तबाही के निशान, और दूसरी तस्वीर 7 फरवरी का ये दर्दनाक वीडियो। जो लोग लापता हैं उनको ढूंढना, उनकी पहचान करना, ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, और मलबे को हटाने में अभी और वक्त लगेगा। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के वर्मोंट में एक हादसे में 100 साल से ज्यादा पुराना पुल ढह गया। बताया गया कि उसके ऊपर से गुजरते वक्त एक गाड़ी में अचानक आग लग गई, जो पुल में भी फैल गई, और यही वजह रही कि वो भरभरा कर ढह गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें साफ दिखा कि पहले पुल से काफी देर तक धुआं उठता रहा, फिर उसके एक हिस्से से लपटें उठने लगी, और इसी बीच वो पूरा का पूरा नदी में गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शहर की एक पुरानी धरोहर तबाह हो गई। गलत हलफनामा मामले में सलमान खान ने माफी मांगी। सलमान खान ने जोधपुर की जिला अदालत में गलत हलफनामा देने के लिए माफी मांगी। इससे पहले सलमान ने अदालत को बताया था कि उनका हथियार कहीं खो गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए उन्होंने अपना हथियार जमा करवाया था। सलमान का दावा है कि वो व्यस्त रहने की वजह से हथियार जमा करवाने की बात भूल गए थे। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सेना के कार्यक्रम में जवानों के लिए गाना गाया। इस गाने की अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने भी तारीफ की। संसार की हर शय को इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। राजस्थान में निकाय चुनाव में हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। वहां वसुंधरा राजे गुट के नेताओं ने उनकी अनदेखी को हार की सबसे बड़ी वजह बता दिया। राज्य में एक दिन पहले 90 निकायों के चुनाव में कांग्रेस ने 48 पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी महज 37 निकायों में ही जीत पाई। नंबर पार्टी संगठन को विचार करना चाहिए कि जहां राजस्थान में हम सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में थे, वह आज इस प्रकार के हालात क्यों बने हैं। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इन आरोपों को खारिज तो किया, लेकिन जब उनसे कार्यकर्ताओं में नाराजगी का सवाल पूछा गया तो वो उसे टाल गए। इसमें तो चर्चा हुई नहीं, क्योंकि विधायक दल की बैठक थी और ये महत्वपूर्ण बजट सत्र है। बिहार की बेतिया से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के समय हंगामा हो गया। ये घटना वहां के 2 इलाकों में हुई और दोनों ही जगह पर भर्ती को लेकर बवाल हो गया। वहां से आई पहली तस्वीर में लोग अधिकारी के सामने ही एक दूसरे से हाथापाई करने लगे, क्योंकि सीट एक थी और उम्मीदवार 2।
दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। सरकारी रजिस्टर तक को सभी ने नहीं बख्शा। बस मारपीट शुरू कर दिए सब, और मेरा जो कागज था, ओरिजिनल कागज भी, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स सब लेके चले गया। वहां से आई दूसरी तस्वीर में भी एक पक्ष के लोग अधिकारी से रजिस्टर छीनकर उसे फाड़ते दिखे। यहाँ भी विवाद सीट को लेकर ही हुआ। स्थगित मत कीजिएगा, बवाल बढ़ा तो मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन ना तो लोगों का गुस्सा शांत हुआ और ना ही हंगामा रुका। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई और इस हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि वो इमारत काफी जर्जर और लगभग 100 साल पुरानी थी, जिस वजह से उसका एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ इमारत का मलबा और टूटा फूटा सामान बिखरा नजर आया। एक इमारत जो है वो यहाँ पर भर भरा कर गिर गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस इमारत का हाल हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर समेत कई अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने हालात का जायजा लिया और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए कई निर्देश भी दिए। अभी जितना भी हिस्सा खतरनाक है उस सारे हिस्से को हम गिरवा रहे हैं ताकि आगे और नुकसान ना हो। 3 मंजिला उस इमारत में कई परिवार रहते थे जो इस हादसे में अपने आशियाने उजड़ने के बाद गम में डूब गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की सुनवाई मंगलवार को सीनेट के सामने शुरू हुई। ऐसी कार्रवाई का सामना करने वाले ट्रंप पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। महाभियोग के तहत उन पर राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन में दंगा भड़काने का आरोप है। इस बीच हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस पंजाबी एक्टर पर गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लोगों को केंद्र सरकार और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ उकसाने का आरोप है, क्योंकि दावा ये किया गया कि इसी के उकसावे के बाद दिल्ली के लाल किले समेत कई दूसरे इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद दीप सिद्धू फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम रख दिया। काफी दिनों तक पुलिस इसे तलाशती रही और फिर हिंसा के करीब 15 दिनों बाद इसे हरियाणा के करनाल से देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। जनकपुरी में इस वक्त मौजूद है स्पेशल सेल के दफ्तर में। आप तस्वीरों में देखिए कि दीप सिद्धू जो है 1 लाख रुपए का इनाम दीप सिद्धू के ऊपर रखा गया था। दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम उससे पूछताछ करने में जुट गई। ये केस क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ पूछताछ के बाद मिलेगा। खबर है कि पुलिस से बचने के दौरान ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के जिलों में रुका, लेकिन एक सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। जिस वक्त दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो वहां से भागने के लिए किसी के आने का इंतजार कर रहा था। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि हिंसा के बाद 26 जनवरी की रात को ही दीप सिद्धू अपना मोबाइल फोन बंद करके फरार हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता रहा। जांच में पता चला कि वो दोस्तों की मदद से अमेरिका के कैलिफोर्निया से अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डलवा रहा था, जिसके पीछे दीप सिद्धू की चाल जांच एजेंसियों को भटकाने की थी, ताकि ये पता ना लगाया जा सके कि वीडियो कहां से अपलोड किए जा रहे हैं। 7 दिनों की पुलिस हिरासत के दौरान दिल्ली पुलिस उससे उसके मोबाइल और लैपटॉप की जानकारी हासिल करेगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस उसे मुंबई भी ले जाना चाहती है, ताकि उसकी निशानदेही पर हिंसा में शामिल दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। खबर यह भी है कि पुलिस से बचने के लिए वो हरियाणा से बिहार भागने की फिराक में था, क्योंकि उसकी पत्नी बिहार के पूर्णिया की रहने वाली है और वो वहीं है। लेकिन दीप सिद्धू ऐसा कर नहीं सका और उसे हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार करने के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में रखा गया, जहां कई घंटों तक पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने हिंसा से जुड़ी कई बात बताई। बाद में क्राइम ब्रांच ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। कल रात 10:30 बजे करनाल से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में था, लगातार पूछताछ चल रही थी। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ पर देखिए लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो एक घेरा बनाए हुए है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली हिंसा से जुड़ा अहम सुराग सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि खुफिया एजेंसियों को आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की से जुड़ा एक वीडियो क्लिप मिला, जिसमें उसने खालिस्तानी आतंकियों को ट्रैक्टर रैली हिंसा का फायदा उठाने और इस आंदोलन को हवा देने की बात कही थी। ये वीडियो क्लिप 29 जनवरी की बताई जा रही है, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के इस्लामाबाद में हुए एक सेमिनार की है।
जिसमें शामिल हुए आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ और अब सुरक्षा एजेंसियां आतंकी मक्की के इस वीडियो की जांच कर रही हैं। सच्ची बात है, बरमला कहता हूं, मैं खालिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिमायत का ऐलान करता हूं इस्लामाबाद में। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को उनकी उस टिप्पणी पर घेरा जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल दौरे पर अमित शाह रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठ गए थे। गृह मंत्री ने सदन में यह साफ कर दिया कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। यही नहीं, अपनी बात साबित करने के लिए वो सबूत भी लेकर आए, जिनका हवाला देकर उन्होंने अधीर रंजन की पोल खोल दी और उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से निकालने की मांग की। उन्होंने लोकसभा में विश्व भारती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की वो चिट्ठी भी दिखाई जिसमें यह साफ किया गया कि अमित शाह रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे थे। अमित शाह यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की 2 तस्वीरें दिखाई और दावा किया कि वो नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार के समय ये दोनों पूर्व पीएम टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे। मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद लापता हुए लोगों के घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इस त्रासदी के शिकार ज्यादातर वो लोग हुए जो एक निजी कंपनी और एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन कुदरत की इस तबाही में उनके जिंदा होने की उम्मीद हर बीतते पल के साथ कम होती जा रही है। इस हादसे के बाद से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले 4 लोगों की भी कोई खबर नहीं है। उनके परिवार वालों की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। कोई सानू खबर नहीं मिलती पई, कुछ नहीं हो रहा ते असीं 4 जाने इत्थे पिंड दे विचों। लापता हुए लोगों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद उत्तर प्रदेश के अमरोहा के 5 परिवार भी कर रहे हैं। यहाँ से 5 लोग मजदूरी करने उत्तराखंड गए थे जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। हादसे के बाद से ही इन लोगों के परिवार में मातम पसरा है और इस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार भी उन लोगों की तलाश में जुट गई और सरकार के 3 मंत्रियों को उत्तराखंड भेजने के साथ ही हादसे पर नजर रखने के लिए राजधानी लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया। इस कंट्रोल रूम से लोगों को राहत और बचाव से जुड़ी तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। उत्तराखंड में त्रासदी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक कदम आगे बढ़ गई और लगातार सहायता की जा रही। मंत्रियों के अलावा राज्य के कई बड़े अधिकारियों की एक टीम भी उत्तराखंड के चमोली भेज दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ पे जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1070 उस पर भी सूचना प्राप्त हो रही है। खबर है कि लापता लोगों की लिस्ट में लखीमपुर खीरी के सबसे ज्यादा लोग शामिल हैं, जबकि उत्तराखंड हादसे में कई ऐसे खुशकिस्मत लोग भी रहे जो सैलाब में फंसकर भी किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंच गए। न्यूज़ 18 इंडिया ने मौत से भिड़ने वाले ऐसे कई लोगों को खोज निकाला जिनकी हिम्मत ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो पावर प्लांट में काम कर रहे थे। तपोवन में रविवार को जिस वक्त सैलाब आया था उस वक्त कई लोग वहां पर फंस गए थे, जिसमें से लगभग 12 से 16 लोगों को बचाया गया था। काम के दौरान सुरंग में फंसे ये लोग उस मनहूस दिन को याद कर सिहर उठते हैं। हमने ऊपर से देखा कि बहुत तेज से आवाज आ रही है, तो हम देखा तो सेकंडों भर में पूरा डैम भर गया और पूरा तबाही हो गया। टनल में पूरी तरह फंसने के बावजूद कई लोगों ने दिलेरी दिखाई, जिससे मौत ने भी हार मान ली। कम से कम हम 3-4 घंटे तक सरिया पे लटके रहे जब तक वो पानी का स्तर दलदल कम नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से शक्ति आई हमको, हिम्मत रखी हमने सबने, तो पकड़ते पकड़ते हम टनल के बाहर की ओर चले गए। कई लोगों ने खुद की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखने का मंजर वो भुला नहीं पाए। 70 और 100 के बीच में लेबर्स और कुछ हमारे लोकल भी थे और बाकी तो कुछ बाहर के थे, वो पानी में ऐसे घूम रहे थे नीचे। हालांकि अब भी कई लोग वहां फंसे हैं जिनको बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और जिन्हें ढूंढ निकालने के लिए हैदराबाद से एक खास तरह की मशीन भी मंगवाई गई है, जिसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की मदद से किया जा रहा है। इस मशीन के जरिए जमीन के अंदर 500 मीटर तक की चीजों का पता लगाया जा सकता है। यही वजह है कि इसे मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए मंगवाया गया। जिस इलाके में ज्यादा नुकसान हुआ वहां इस मशीन से जांच भी शुरू कर दी गई। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही इस मशीन की मदद से लापता लोगों को ढूंढ लिया जाएगा।
इस वक्त हम तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास हैं और आप भूगर्भ वैज्ञानिकों की कोई तकनीकी मापने की का यंत्र बनाया गया है जो पूरे इस एरिया को ऊपर से हवाई सर्वे के जरिए उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। कासगंज हमला मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि कासगंज के मुख्य आरोपी मोदी धीमर के भाई को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। खबर के मुताबिक मोदी के भाई आरोपी एलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जनपद कासगंज में सिपाही की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मोती के भाई एलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मैं उसी जगह मौजूद हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो जगह दिखाएं। उसका तमंचा भी पड़ा हुआ है और उसका एक कारतूस भी पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसको यहीं ढेर किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मान के चली जा रही है। अभी मुख्य आरोपी अभी भी उससे दूर है। लगातार तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इसको अभी कुछ ही देर पहले जो है उसको ढेर कर दिया गया था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तमाम अधिकारी है जहाँ मौजूद हैं, सीओ मौजूद हैं, एसएसपी भी आने वाले हैं और उसको ढेर कर दिया गया। उसके तमाम अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका सर्च अभियान किया जा रहा है। पुलिस का कहना है उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन उसके भाई एलकार सिंह को ढेर कर दिया है। तो कासगंज में पुलिस वालों पर हमला हुआ था और उसके बाद अब योगी सरकार सख्त है। पुलिस को पहली सफलता भी मिली है। मुख्य आरोपी के भाई को मुठभेड़ में मार गिराया गया है और मुख्य आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा 6 टीमें और लगाई गई हैं ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मुख्य आरोपी का भाई मारा गया है। मोती धीमर की तलाश, जो कि मुख्य आरोपी है, वो अब तेज हो गई है। मोती धीमर पर पहले से ही 11 केस दर्ज हैं और मुख्यमंत्री योगी ने आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसको लेकर के जगह जगह पर छापेमारी भी की गई है। कासगंज में कल पुलिस वालों पर हमला होता है, सिपाही की पीट कर हत्या कर दी जाती है, जबकि दारोगा घायल है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, पुलिस को पहली सफलता हाथ लगी है, मुख्य आरोपी का भाई ढेर हो गया है। मुख्य आरोपी की तलाश में कितनी टीमें लगाई गई हैं और कहां-कहां पर छापेमारी चल रही है? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, मुठभेड़ में जो मुख्य आरोपी है मोती, उसके भाई एलकार को ढेर किया गया। उसके पास से तमंचा बरामद किया गया और 3 टीमें जो एडीजी जोन आगरा है अजय आनंद, उनकी तरफ से सिर्फ मोती की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई। हालांकि आधा दर्जन टीमें इस पूरे मामले में काम कर रही हैं। पीएससी की बटालियन वहां पर लगाई गई, पूरे गांव की घेराबंदी की गई, क्योंकि ये वाकया पूरा शराब तस्करों से जुड़ा हुआ। शराब तस्करों को लेकर एक कार्रवाई हुई थी और ये सभी आरोपी जिन्होंने दरोगा और सिपाही को बंधक बनाया था और पीटकर हत्या की है, इन सभी के खिलाफ कुर्की का आदेश था, वारंट था, गिरफ्तारी के लिए टीम गई थी। उसके बाद ये वाकया हुआ। सिपाही देवेंद्र की इन्होंने पीटकर हत्या कर दी, जबकि जो दरोगा है वो काफी गंभीर रूप से घायल है। तो 3 टीमें सिर्फ मोती की गिरफ्तारी की लगी हैं और टोटल आधा दर्जन टीमें लगी हैं। जो आईजी हैं अलीगढ़ पीयूष मोडिया, वो भी वहां कैंप किए हुए हैं, डीजी जोन आगरा कैंप किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग जो भी इसमें शामिल हैं, सभी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए और किसी को किसी भी कीमत पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश दे दिया गया। तो लगातार दबिश का सिलसिला वो जारी है। तो अजीत, पहली सफलता तो मिल गई है, मुख्य आरोपी का भाई ढेर हो चुका है, लेकिन अब मुख्य आरोपी मोदी धीमर की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। दरअसल यूपी के कासगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि दोनों वहां के नगला धीमर गांव में अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए गए थे। तभी शराब माफिया ने उन्हें बंधक बनाकर उनकी पिटाई कर दी और जब उन्होंने दोनों को नहीं छोड़ा तो पुलिस का पूरा अमला उनकी तलाश में उतर गया। रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से पुलिस वाले गायब हुए अपने साथियों को खोजने लगे। टॉर्च की रोशनी के सहारे वो पूरे इलाके में घूमते रहे और आखिर में उन्होंने दोनों जवानों को ढूंढ निकाला। पुलिस टीम को दारोगा जख्मी हालत में मिला, जबकि सिपाही तब तक दम तोड़ चुका था, जिसे पुलिस वाले अपने कंधों पर उठाकर वहां से ले गए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया ताकि आरोपी वहां से भाग ना पाए। साथ ही उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें भी बना दी गई। सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में पुलिस वालों पर हमला और एक सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। इस घटना के आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मारे गए सिपाही के घर वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का भी निर्देश दिया।
तो सीएम योगी ने ऐलान किया है और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर के सख्त हैं और इस बीच उन्होंने मारे गए सिपाही के घर वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के भी निर्देश दिए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई इलाकों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। वहां पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश से शहर के आसपास और अंदर बहने वाले नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और उसका पानी शहर में भरने लगा। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में गलियां और सड़कों पर नदी बहती दिखी। बाढ़ में खेत मैदान सब डूबे नजर आए। मकानों में पानी भरने के बाद सैकड़ों लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। लोगों ने इन मुश्किल हालात में उन्हें हो रही परेशानी भी बयां की। Et puis là, on peut rien faire. Faut juste attendre, malheureusement, quoi. एक और तस्वीर में नदी अपने किनारों को तोड़कर शहर में घुसती नजर आई और सब कुछ पानी में समाया दिखा। हालांकि रेस्क्यू टीमें जगह जगह लोगों की मदद में जुटी नजर आई। बताया गया वहां अभी भी कई नदियों का जलस्तर खतरनाक निशान से ऊपर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से सुमित नागल बाहर हो गए। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2-6, 5-7 और 3-6 से हारकर बाहर हो गए। इसी के साथ सिंगल्स में भारत की चुनौती खत्म हो गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक वाहन चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। आरोप है कि रणथंभौर नेशनल पार्क के पास ये ड्राइवर गाड़ी को बाघ के काफी नजदीक ले गया, जबकि सैलानी उसे ऐसा करने से मना करते रहे। दिल्ली के पास नोएडा में एक फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए। एक सिलेंडर में विस्फोट था और उसमें 5 लोग झुलसे थे, जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया। मुंबई पुलिस ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों से ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी मलाड के अलग अलग बार में काम करते थे और वहां आने वाले ग्राहकों के कार्डों की क्लोनिंग कर उनके